तो पूरे देश का स्टैंड बदल गया। पूरे देश ने स्टैंड बदल लिया प्रभाकरण के मामले में। फिर आपने ऐसी गलती क्यों की? कोई कुछ नहीं बोला। ना भारत सरकार बोल रही है, ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना अमित शाह बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं, सारे लोग चुप हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अमित शाह की नजर है, हिसाब तो सबका होगा, ये निश्चित मान के चलो। अमित शाह पर अब अधिक भरोसा आप कर सकते हैं। ये मैं देख रहा हूं, पिछले कई उनके जो कार्यकलाप हैं वो आपको एक सुदृढ़ भारत की तरफ ले जा रहा है। और मैं ये मान नहीं सकता कि अमित शाह की नजर विजय की इन हरकतों पर नहीं होगी, विजय के सामने उदयनिधि स्टालिन की हरकतों पर नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि कई बार देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। हो सकता है कि केंद्र की सरकार, अमित शाह का गृह मंत्रालय उसके हिसाब से चल रहा हो। वहां की परिस्थिति क्या है, वहां का समय क्या कहता है, वहां की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से थोड़ा सा रणनीति बनेगी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए ये रणनीति बनकर रहेगी और उदयनिधि स्टालिन को कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले दिनों में। मित्रों, खबर है, चर्च का जिस तरह से इंटरवेंशन है तमिलनाडु की राजनीति में, वो यूं ही नहीं है। अभी मार्को रूबियो आए थे, कहां गए थे? सबसे पहले लैंड कहां किया? कोलकाता में। किनसे गए मिलने के लिए? मदर टेरेसा के आश्रम में। अब लोग कहते हैं कि जिन्होंने सबसे अधिक धर्मांतरण करवाया उन्हें हमने मदर की उपाधि दे दी। और क्या इसीलिए उन्हें सेंटहुड की उपाधि मिली? क्योंकि धर्मांतरण कराने में भारत जैसे कठिन एक ऑर्थोडॉक्स सनातनी देश में मैसिव धर्मांतरण करवाया। पूरा उत्तर पूर्व भारत, पूर्वी भारत पूरी तरह से 80% क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गई। और यह काम किसने किया था? हमारे स्वर्गीय प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने। एक आर्कियोलॉजिस्ट ही नहीं, पुरातत्ववेत्ता नहीं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको एंथ्रोपोलॉजी का प्रभार दे दिया, ट्राइबल मामलों का प्रभारी बना दिया और उनको पूर्वी भारत की जिम्मेदारी दे दी। उनके कहने पर कोई भी पुजारी, कोई भी पंडित, कोई भी सनातनी धर्मावलंबी अपने धर्म के बारे में जुबान नहीं खोल सकता था। सेवन सिस्टर्स में, खासतौर से अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और असम के बहुत सारे हिस्से में। और यह लड़ाई असम में चली। असम में दो तरह का डेमोग्राफिक परिवर्तन होना था, लेकिन उसमें एक डेमोग्राफिक परिवर्तन इस्लाम का हो गया अधिक। लेकिन बाकी स्टेट में वो जो हमारे प्रधानमंत्री के सूत्रधार थे, ऐसे व्यक्ति जो 14 वर्ष की ट्राइबल लड़की की शादी किया, फिर उसके बाद उसको डिवोर्स कर दिया, छोड़ दिया, फिर दूसरी शादी रचा ली, अय्याशी कर रहे थे वो सज्जन। एजेंडा सिर्फ यही था कि पूरे पूर्वी भारत को क्रिश्चियनिटी में तब्दील करना, और वो कामयाब रहे। यही काम मदर टेरेसा का भी था और इसीलिए उनको वेस्ट ने सेंटहुड की उपाधि दी। अब चर्च जिस तरह से कर्नाटक और तमिलनाडु में एक्टिव है और केरल में एक्टिव है, आंध्र में एक्टिव है, तेलंगाना में एक्टिव है, भारत सरकार को इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। अब चर्च को समर्थन करने वाली सरकार है और चर्च से समर्थन पाने वाली सरकार है तमिलनाडु में। चर्च का डायरेक्ट इंटरवेंशन है और चर्च के डायरेक्ट इंटरवेंशन का मतलब है अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA का डायरेक्ट इंटरवेंशन। CIA कहीं चर्च के माध्यम से इंटरवीन करती है, कहीं पड़ोसी देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से इंटरवीन करती है, कहीं कोई रूप धारण करता है, कहीं कोई रूप धारण करता है। अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग देशों में इनका ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। अगर पंजाब और कश्मीर के बॉर्डर पर करना है तो ISI के साथ हाथ मिलाएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, सेपरेटिस्ट के साथ हाथ मिलाएगा। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, लश्कर ए तैयबा से लेकर के हिजबुल मुजाहिदीन तक,
उनसे हाथ मिलाएगा और फिर वहां ट्रेन करके सारे आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करेगा। इस बॉर्डर पर यह काम करना है। नेपाल बांग्लादेश के बॉर्डर पर दूसरा काम करना है। वहां नकली नोट पहुंचाना है, अवैध हथियार पहुंचाना है, उसकी तस्करी करवाएगा, घुसपैठ करवाएगा। बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने देगा। फेंसिंग होने रोकने के लिए जो दूसरी सरकार है उसके ऊपर दूसरे तरीके से दबाव डलवाएगा, डेमोग्राफी चेंज करवाएगा, मजदूर के भेष में, काम करने वाले के भेष में इन्फिल्ट्रेशन करवाएगा और फिर वो यहां पर आकर के अपने तरीके से जाल बिछाएगा और इंफॉर्मेशन भेजना शुरू करेगा। नजर सेंट मार्टिन पर भी होगा और इधर कश्मीर को भी अशांत कर किया जाएगा और पंजाब को भी अशांत किया जाएगा। और तमिलनाडु में अपने हिसाब से अपनी मानसिकता की सरकार को समर्थन किया जाएगा। औकात नहीं है उदयनिधि स्टालिन की बिना विदेशी सहायता के वो ये बात कहे तमिलनाडु के सदन में बैठ करके कि हम सनातन को समूल नष्ट कर देंगे। उनके बाप दादे, उनके 4 पीढ़ियां पता कर ले, उनको पता चल जाएगा। 2 पीढ़ी पहले वो हिंदू थे, वो सनातनी थे, फिर भी वो सनातन के प्रति आग उगल रहे हैं। कैलकुलेटेड अग्नि उगली जा रही है, कैलकुलेटेड। और विजय का ढोंग सेकुलरिज्म का पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। ये एक स्टॉन्च क्रिश्चियन है, कट्टर क्रिश्चियन है और कट्टर क्रिश्चियनिटी को धारण किया है स्टालिन के परिवार ने भी। इस मुद्दे पर दोनों एक है। सनातन को हराने के लिए दोनों इकट्ठा हो जाते हैं और ये दोनों की औकात नहीं है कि अपने तई सनातन की ये अवहेलना कर सके। इनको विदेशी ताकत पीछे से मदद पहुंचा रही है और सीआईए के दलाल इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सिस्टम में सीआईए के दलाल घुसे हुए हैं जो इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। वरना मुख्यमंत्री बैठा है और उदय स्टालिन कह रहा है कि हम इसको समूल नष्ट करने में का प्रयास हमारा जारी रहेगा और वो मुस्कुरा रहा है। ये मुख्यमंत्री जो है ये मुस्कुरा रहा है। विजय, राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे, सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसी चर्च के समर्थन से सोनिया गांधी बनी है। सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोल रही है। आज उनकी सांप्रदायिकता, आज उनकी सेक्युलरिज्म का क्या हुआ? एक धर्म विशेष को खुलेआम सदन में बैठ करके एक नेता जिनके साथ वो पार्टनर रही इतने दिन तक गाली दे रहा है, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्या माना जाए? सीआईए के दलाल हैं ये लोग, माना क्या जाए? और अगर नहीं है दलाल आप, तो आप साबित कीजिए। आप उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ प्रस्ताव पारित कीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। आज अगर इस्लाम के बारे में कोई ये व्यक्ति ऐसा कह दे तो आप हाय तौबा मचा देंगे। आप कह देंगे कि खतरे में है, मुसलमान डरा हुआ है, जोर जोर से चिल्लाएंगे संविधान खतरे में है, मुसलमान डरा हुआ है। डिविसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं आप। आपको केरला का मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आता है और ये बात आप यहां नहीं कहते हैं, जर्मनी में कहते हैं, अमेरिका में कहते हैं, लेकिन यहां सदन में बैठ करके सनातन को समूल नष्ट करने की बात खुलेआम कैमरे पर कहा जा रहा है। सैकड़ों लोगों के बीच, चुने हुए प्रतिनिधि के बीच कहा जा रहा है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है उनके बीच कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी मौन है, चुप है। एक शब्द उनके मुखारबिंद से बाहर नहीं आ रहा है। क्या आप सनातन के बारे में इस तरह का भाव रखेंगे कि सनातन को समूल नष्ट करना है? इसके पहले उन्होंने डेंगू, मलेरिया, न जाने क्या क्या कहा। लेकिन मैं हैरान हूं कि भारत सरकार इस पर मौन क्यों है। भारत सरकार को अविलंब एक्शन लेना चाहिए। यह मामला अब हद से गुजर जाने का है। गर्दन के ऊपर नहीं, नाक के ऊपर पानी गुजर चुका है और सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी कि जब नाक के ऊपर पानी गुजर जाए तो आप डूब जाएंगे। इसके पहले कि नाक को बचाएं आपको पानी कम करना पड़ेगा और पानी कम किया जाना अत्यावश्यक हो गया है, इनएविटेबल हो गया है। उदयनिधि स्टालिन का पानी कम करना अत्यावश्यक है। तमिलनाडु की जनता ने पानी तो कम कर दिया, लेकिन वहां खेल देखिए चर्च का, एक को हटा करके दूसरे को लाया।
एक को हटाया तो दूसरे को लाया जो ऑर्थोडॉक्स है, और ऑर्थोडॉक्स, इससे भी ऑर्थोडॉक्स, लेकिन माइल्ड है। वो अपना काम धीरे धीरे करेगा, वो चर्च के एजेंडे को लागू करेगा, लेकिन उदयनिधि स्टालिन की तरह सनातन को गाली नहीं देगा। काम उससे अधिक खतरनाक तरीके से करेगा। सनातन को नष्ट करने के लिए विजय उससे बड़ा काम करेगा, लेकिन उसके तरह गाली नहीं देगा। तो ये मैच है, फिक्स मैच है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी डायरेक्टली in association with Vijay and Udayanidhi Stalin, they are doing their best to destroy Sanatan in India. And it is now proved. और अगर ये सत्य नहीं है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पारित करके कहे कि उदयनिधि स्टालिन ने जो सदन में बात कही है वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, और भारत के लिए यह कहना अपराध से कम नहीं है, और ये ब्रूटल क्राइम है। इसके खिलाफ अत्यधिक संज्ञान लिया जाना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को उनके खिलाफ संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज करना चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए, उन्हें कानूनी लड़ाई में खींचना चाहिए। ही शुड बी ब्राउट टू बुक। ये उनको लाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। विजय, स्टालिन, चर्च, सीआईए, इसका जो हॉबनॉबिंग है, इसकी जो मिली भगत है, इन्होंने जो हैंडशेक किया है, अब पूरी दुनिया में सबके सामने खुले रूप में आ चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार की आंख निश्चित रूप से खुली होगी, निश्चित रूप से खुली होगी, और उनकी नजर भी होगी। आने वाले दिनों में अब क्या आगे सरकार करती है, ये प्रतीक्षा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।